आप सुन रहे हैं कहानी अनामिका भाग 13। 2 दिन बाद जय अंतस के घर पहुंचा। सामने अंतस दिव्या के नाम की प्लेट लगी थी। जय ने एक बार उसे देखा और फिर डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद दिव्या ने दरवाजा खोला। वो जय को देखकर एक बार चौंक गई। अंतस अभी घर पर नहीं है, उसने कहा। मुझे तुमसे बात करनी है, जय ने अंदर घुसते हुए कहा। आज आप अचानक यहाँ? अनामिका की माँ ने पूछा। जय के कहे अनुसार विनय अनामिका के घर उस शख्स के बारे में पता करने गया था जिससे अनामिका ने भाषा सीखी थी। सुबोध और उसकी पत्नी को जब वैदेही के बारे में पता चला तो वो एक बार तो स्तब्ध रह गए, लेकिन ऐसे वक्त में विनय का यहाँ आना उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अनामिका के बारे में बात करनी थी, विनय ने कहा। वो ठीक तो है ना? सुबोध ने सवाल किया। जी, वो बिल्कुल ठीक है, विनय ने बैठते हुए कहा। उनकी नौकरानी अब तक पानी का ग्लास ले आई थी। मुझे उसके बारे में कुछ पूछना था, विनय ने उनकी नौकरानी को देखते हुए कहा। आपको अनु के बारे में क्या पूछना है? सुबोध ने कहा। हमने आपको उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री तो दे दी है। जी बिल्कुल, लेकिन साइकोलॉजिकल मामलों में आसपास के वातावरण का भी बहुत असर पड़ता है, विनय ने उन्हें समझाते हुए कहा। उसके दोस्त वगैरह कौन थे? वो ज्यादातर वक्त किसके साथ बिताती थी? अनु की ज्यादा दोस्त तो है नहीं, बस स्कूल में कुछ दोस्त हैं। बाकी ज्यादातर वक्त तो घर पर ही गुजारती थी, अनामिका की माँ ने कहा। आपकी नौकरानी पहले नहीं देखी थी? विनय उठ गया और सामने दीवार पर लगी तस्वीरों को देखने लगा। यहाँ कुछ अनामिका के बचपन की तस्वीरें भी थी। जी, इन्हें नई ही रखा है, उन्होंने जवाब दिया। आप पहले जॉब करती थी? विनय ने अनामिका की माँ की तरफ देखते हुए कहा। जी, लेकिन फिर अनामिका को वक्त नहीं दे पाती थी तो छोड़ दिया, उन्होंने सुबोध को देखकर कहा। तो अनामिका को कौन संभालता था? विनय ने नजदीक आते हुए कहा। हमारी नौकरानी, वो हमारे यहीं पर रहती थी, घर का काम भी करती थी और अनु को भी संभालती थी। तो उसने काम क्यों छोड़ा? विनय ने पूछा। उसने छोड़ा नहीं था, उसकी मौत हो गई थी, सुबोध ने कहा। विनय का इस तरह सवाल जवाब करना उन्हें अच्छा नहीं लगा। ओह सॉरी, वैसे कहाँ से थी वो? उदयपुर से, अनामिका की माँ ने फिर से सुबोध को देखकर कहा। अगले दिन जब मैं एग्जाम हॉल में पहुंची तो वो लड़का पहले से ही वहाँ पर बैठा था। मैं अमूमन एग्जाम से 15 मिनट पहले पहुंचती हूँ और वो लड़का मुझसे भी पहले पहुंचा था। मुझे उसे देखकर आश्चर्य तो हुआ, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज करके अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। मुझे लगातार लग रहा था कि उसकी निगाहें मुझे ही देख रही है, लेकिन मैंने मुड़कर पीछे नहीं देखा, क्योंकि जब कोई लड़का किसी लड़की को देख रहा हो तो लड़की का उसकी तरफ देखना बेहद ही घातक माना जाता है। ये लड़की की बात करने की स्वीकृति माना जाता है। मीनाक्षी, कुछ मिनट बाद ही मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। मेरे चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। ये संभव ही नहीं है किसी लड़के को लड़की से बात करने का अवसर मिले और वो उसका फायदा ना उठाए। मैंने बिना मुड़े ही पीछे देखा। तुम हिरण मगरी में रहती हो? वो पूछ रहा था या कंफर्म कर रहा था, समझ में नहीं आया था। हाँ, मैंने सर हिलाते हुए कहा। मैं भी उधर ही रहता हूँ, उसने चहकते हुए कहा। मैंने धीरे से कहा और फिर से अपना सर घुमा लिया। मेरा रवैया थोड़ा सा अकड़ू था, मगर अपनी आत्मरक्षा के लिए जरूरी था। आज के पेपर की तैयारी कैसी है? वो भी हार मानने वाला नहीं था। वापस पीछे मुड़ना मेरी मजबूरी थी। ठीक है, मैंने संक्षिप्त जवाब दिया। मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उसने कहा। हिंदी की बिंदी भी नहीं आती, उसने चहकते हुए कहा। फर्रे लाई हो? उसके अगले सवाल ने मुझे चौंका दिया। जवाब में मैंने बस उसे आंखें फाड़ कर देखा। मैं लाया हूँ, उसने गर्व से कहा। आज तो बस इन्हीं के भरोसे हूँ। मेरी तो सांस अटक गई। ये लड़का बोर्ड एग्जाम में नकल करने की सोच रहा था। तभी बेल बज गई और सब पेपर लिखने लगे। मैं भी पेपर में लग गई। फिर मैंने 3 घंटे बाद ही ऊपर देखा। वो फिर से मेरे सामने आ गया। पेपर कैसा रहा? उसने मुझे देखते हुए कहा। बढ़िया, मैंने एक बार उसे देखकर कहा। अजीब लड़का था, चिपका ही जा रहा था। मेरा भी मस्त हुआ, 3 सवाल वही आए जो मैं लेकर आया था, उसने मजे से कहा। पास तो हो ही जाऊंगा। अब तक मैं अपना सामान समेट चुकी थी और उठ गई। मैं वैभव, उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा।
मैंने आसपास देखा, शुक्र है कोई देख नहीं रहा था। मैंने झूठी मुस्कान बिखेरी और निकल गई। मैं फटाफट अपनी स्कूटी तक पहुंची और स्कूटी लेकर रफू चक्कर हो गई। मैं रास्ते में पीछे मुड़ मुड़ कर देख भी रही थी कि कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। मैं पुल उतरी ही थी कि एक लड़की मुझे अपनी स्कूटी के पास खड़ी दिखी। अरे, ये तो वही लड़की है जो परीक्षा में मेरे आगे बैठती है। क्या हुआ? मैं स्कूटी रोककर नीचे उतरी और उससे पूछा। पेट्रोल खत्म हो गया, उसने अचरज से मुझे देखकर कहा। कल भैया ले गए थे, वापस डलवाया ही नहीं, उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। हम जहाँ पर खड़े थे वहाँ से दोनों तरफ पेट्रोल पंप दूर था और परीक्षा के कारण वो मोबाइल भी साथ नहीं लाई थी कि किसी को फोन कर पाए। मैंने अपनी स्कूटी की डिक्की खोली और एक बोतल निकाल कर उसे दे दी। ऐसे ही वक्त के लिए मैं एक बोतल में पेट्रोल अपने साथ रखती थी, लेकिन आज इसकी जरूरत उसे थी। थैंक्स, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मीनाक्षी, मैंने उसका वाक्य पूरा किया। मैं दिव्या, उसने बोतल लेते हुए कहा। जय अंतस के घर पहुंचा। सामने अंतस दिव्या के नाम की प्लेट लगी थी। जय ने एक बार उसे देखा और फिर डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद दिव्या ने दरवाजा खोला। वो जय को देखकर एक बार चौंक गई। अंतस अभी घर पर नहीं है, उसने कहा। मुझे तुमसे बात करनी है, जय ने अंदर घुसते हुए कहा। दिव्या अब भी उसे अचरज से देख रही थी। जय कभी इस तरह से अचानक उसके घर नहीं आया था। तुम उसे जानती थी? कुछ पल रुककर जय ने कहा। हाँ। दिव्या को अब पूरा मामला समझ में आया। शायद जय को मीनाक्षी के बारे में पता चल गया था और ये भी कि वो दिव्या की पुरानी दोस्त थी। क्या अंतस जानता है? जय ने अगला सवाल पूछा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, दिव्या ने शांत बने रहते हुए कहा। वो जानती थी कि जय अभी गुस्से में था और उसकी वजह वो खुद थी। तुमने मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा? जय ने दिव्या की आंखों में देखते हुए कहा। मीनाक्षी ऐसा नहीं चाहती थी। जय को दिव्या से मीनाक्षी शब्द सुनकर थोड़ा अजीब लगा, जैसे उसके लिए वो बिल्कुल आम हो। वहीं जय को ये नाम कोई अजनबी लगता था। वो मेरे बारे में जानती थी? जय ने डरते हुए अगला सवाल किया, जिसका जवाब शायद वो सुनना भी नहीं चाहता था। हाँ, दिव्या ने छोटा सा जवाब दिया, जो कि खुद अपने आप में हजारों सवाल समेटे हुए था। इसकी क्या जरूरत थी? जय ने निराशा के साथ सोफे पर बैठते हुए कहा। मैं बदल चुका था, तुम्हें उसे बताने की कोई जरूरत नहीं थी, जय ने दलील देते हुए कहा। सच में? दिव्या ने इस बार गुस्से में कहा। काश कि तुम बदल चुके होते। तुम्हारी वजह से मेरी 2 दोस्तों की जिंदगी बर्बाद हुई है। 2 दोस्त से क्या मतलब है तुम्हारा? जय अब आश्चर्य से दिव्या को देखने लगा। तुम नहीं जानते? दिव्या ने आश्चर्य और गुस्से से कहा। तुम कभी दोबारा उससे मिले ही नहीं, दिव्या ने जय की आंखों में देखकर कहा। मैं क्या नहीं जानता? जय ने वापस दिव्या को घूरते हुए कहा। वो तो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। अगर तुम नहीं जानते तो तुम्हें जानना भी नहीं चाहिए, दिव्या ने खुद को शांत करते हुए कहा। अब तुम जा सकते हो, अंतस आता ही होगा और मैं नहीं चाहती कि उसके सामने उसके महान दोस्त की छवि खराब हो। जय जानता था कि दिव्या ज्यादा बात करने के मूड में नहीं थी। वो चुपचाप निकल गया। मेरा छोटा सा ही परिवार था, माँ, पापा, मैं और मेरा छोटा भाई। पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर खर्चा निकल जाता था। घर पहुंची तो माँ खाना बना रही थी। लेट हो गई? मेरे घर में घुसते ही माँ ने सवाल दागा। मैं आधा घंटा ही लेट हुई होंगी, लेकिन फिर भी वो परेशान थी। हाँ, वो एक दोस्त मिल गई थी तो बातें करने लग गई। मैंने शॉर्टकट में निपटाया। मैं उन्हें पूरी कहानी नहीं सुनाना चाहती थी। वो और 10 सवाल करती जिनका जवाब देने के मैं अभी मूड में नहीं थी। गोलू कहाँ है? मैंने अपने छोटे भाई के बारे में पूछा। मैं उसे प्यार से गोलू ही बुलाती थी। अंदर बैठे हैं महाराज, माँ ने तल्ख लहजे में कहा। मैं समझ गई वो फिर से कोई ना कोई कांड करके आया है। क्या हुआ? मैं जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही अंदर कमरे में गोलू के पास चली गई। स्कूल में झगड़ा करके आया है, माँ ने तेज आवाज में गोलू को भी सुनाते हुए कहा। पता नहीं स्कूल पढ़ाई करने के लिए जाता है या मारकूट करने के लिए। अंदर गोलू धूल से सने कपड़ों में बैठा था। कपड़े कुछ जगह से फट भी रहे थे, मतलब अच्छे से गुत्थम गुत्था हुए थे। खुद ही पीटा या उसे भी कूटा?
मैंने अलमारी से डिटॉल निकालते हुए कहा। खूब कूटा। उसने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए कहा। पूरे दिन के सफर के बाद जय उदयपुर पहुंचा। ये एक लंबा सफर था, मगर जय के पास आराम करने का वक्त नहीं था। वो सीधे उस पते पर पहुंचा जो वैदेही ने अपनी डायरी में लिखा था। ये एक छोटा सा मकान था। जय ने डरते हुए डोरबेल बजाई। एक 50 साल के व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उसने एक बार घूर के अजय को ऊपर से नीचे तक देखा। जी कहिए, उन्होंने जय को खामोश देखकर पूछा। मीनाक्षी का घर यही है? जय ने अपना पूरा साहस जुटाकर कहा। नहीं, ऐसा कोई यहाँ नहीं रहता। उस व्यक्ति ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। मैं उसका पति हूँ। जय ने दरवाजा पकड़ते हुए कहा। मैंने कहा ना, यहाँ कोई मीनाक्षी नहीं रहती। उस व्यक्ति ने गुस्से से कहा और दरवाजा बंद कर दिया। वो इस दुनिया में नहीं रही। जय ने थोड़ा जोर से कहा। दरवाजा फिर से खुल गया। उस आदमी के पीछे एक औरत और एक लड़का खड़ा था।